नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे। दोस्तों, संविधान का प्रस्तावना क्या है? इज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को हम लोग समझेंगे और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये कब लागू हुआ और इससे जो भी क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना को। तो देखिए दोस्तों, प्रस्तावना, मैंने जो भी बातें इसमें पूछी जाने वाली थी, जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने उसको लिख लिया है। और प्रस्तावना को किस तरीके से, किस तरह से आप लोगों को समझाना है, मैंने ये लिख लिया है, बस समझाना बाकी रह गया है। ठीक है, और जो प्रस्तावना दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है, अगर इस पर लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं प्रस्तावना आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम एक एक शब्दों को, प्रस्तावना में जो एक एक शब्द लिखे हुए हैं, हम उनको आपको समझाएंगे, उनका मतलब आपको बताएंगे। ठीक है, जी हाँ दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो प्रस्तावना है ना, हमारी प्रस्तावना दोस्तों, मान लीजिए कि ये हमारा संविधान है। मान लीजिए कि दोस्तों ये हमारा संविधान की बुक मैंने लिया हुआ है, और जो प्रस्तावना है दोस्तों, ये बाहर वाले पेज पे, ठीक है, ये बाहर वाले पेज पे आप लोग को देखते होंगे कि जब कोई किताब वगैरह लाते हैं तो उसके बाहरी पेज पे कुछ अच्छी अच्छी सी बातें लिखी होती हैं। तो आप उसी को ही आप मान लीजिए कि ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ही मान लीजिए कि ये संविधान के बाहरी पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये क्या है, ये एक दोस्तों प्रस्तावना एक रूपरेखा है जो हमें बताती है कि संविधान में क्या क्या बातें हैं। ठीक है, और उसके बाद और उसी के द्वारा दोस्तों हम लोग इनके महत्व को समझते हैं, और कब समझते हैं ये अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं आपके सामने। देखिए दोस्तों, ये प्रस्तावना नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका के रूप में शामिल कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, जो संविधान प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ वो 42वां संविधान संशोधन था, और वो कब हुआ था, तो वो 1976 में हुआ था। ठीक है, जी हाँ। अब देखिए ये संशोधित क्या है, मतलब ये संशोधन के बाद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम भारत के लोग, ये दोस्तों प्रस्तावना की बातें हैं। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दोस्तों, ये शब्द हैं प्रस्तावना के। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, ठीक है, तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। यानी कि संविधान को इसमें अंगीकृत किया गया है कब, 26 नवंबर 1949 को। किसके द्वारा, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तब वो प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ा। अब प्रस्तावना में जो जो बातें लिखी हुई हैं, हम आपको एक एक उसमें से समझाएंगे, बताएंगे कि उसका क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा प्रस्तावना को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं प्रियम्बल। ओके, देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में जो बातें लिखी हो, पहले हम लोग उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संविधान के स्रोत, दोस्तों संविधान के स्रोत क्या हैं, तो दोस्तों संविधान के स्रोत है हम भारत के लोग। दोस्तों संविधान का स्रोत क्या है,
तो दोस्तों संविधान का स्रोत क्या है? नागरिकों के लिए है, हम भारतवासियों के लिए है, हम भारतीय निवासियों के लिए है। ठीक है, देखिए जब संविधान है किसके लिए है? ये जानवरों के लिए नहीं है, सिर्फ इंसानों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो स्रोत हम भारत के लोग यानी कि दोस्तों जनता। ठीक है, अब हम लोग इसके स्वरूप को समझेंगे दोस्तों। संविधान के स्रोत को समझा, अब इसके स्वरूप को हम लोग समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों यह इसके क्या है? स्वरूप हैं जो बताते हैं कि संविधान में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लिखा होगा। इसके द्वारा हम लोग ये एक कविता आप मान लीजिए कि ये एक पोयम है जो पूरे संविधान के बारे में बताती है कि इस संविधान में क्या क्या है। ठीक है, पूरी रूपरेखा है संविधान की। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, नंबर 1 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होगा दोस्तों? कि भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी डिसीजन है उसको लेने के लिए भारत किसी पर भी मतलब कि वो ले सकता है। वो चाहे इंटरनल मैटर पे कोई भी डिसीजन हो या एक्सटर्नल मैटर पे कोई भी डिसीजन हो, उसका डिसीजन भारत खुद स्वयं लेगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि इंटरनल मैटर पर हम भारतीय ही हमारे जो प्रधानमंत्री वगैरह वो लेते हैं निर्णय। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हो गया। ठीक है, और हिंदुस्तान ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब कब्जा हो गया है, मान लीजिए कि वहाँ तक अपनी आर्मी पहुँच गई हो और आर्मी बता रही है कि देखिए यहाँ पर हम लोग कब्जा कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को यूएनओ में या अमेरिका के पास या चीन के पास या रसिया के पास जाने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है। उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं कि हम कब्जा करें कि ना करें। ये हम लोग डिसीजन खुद ले सकते हैं। हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं। ठीक है, तो मोदी जी तुरंत कहेंगे कि हाँ कर लो तुरंत कब्जा, अपना हो गया अब इस्लामाबाद। ठीक है, तो ऐसे होता है दोस्तों संपूर्ण प्रभु संपन्न। और अपने देश के अंदर कोई भी इंटरनल मैटर पर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए भी किसी बाहरी शख्स की राय की या सजेशन की ज़रूरत देश को नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब दोस्तों समाजवादी दोस्तों 1976 के अमेंडमेंट में जोड़ा गया, ये पहले नहीं था। तो दोस्तों समाजवादी का मतलब क्या हुआ कि हम सब जो एक समाज हैं, जैसे कि आर्थिक और जो एक गरीब होते हैं आर्थिक, उसमें कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। हम लोग एक समाजवादी हैं। ठीक है, अब दोस्तों पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है और पंथ निरपेक्ष को भी 1976 के अमेंडमेंट के द्वारा उसमें प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और किसने ये अमेंडमेंट दोस्तों कराया था 1976 का? तो आप लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी, हमारी आयरन लेडी जिसको हम लोग कहते हैं, उन्होंने ये अमेंडमेंट करवाया था। तो दोस्तों पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है कि अपने प्रदेश का, मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का, बिहार का, राजस्थान का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, पंजाब का, गुजरात का, ये सभी जितने भी अपने इंडिया में राज्य हैं, उनका कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। वो ना तो हिंदू हैं, ना तो वो मुस्लिम हैं, ना तो सिख हैं, ना तो ईसाई हैं। वो अपने देश को, वहाँ के मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकते कि देखिए भैया ये यूपी है, यहाँ सिर्फ हिंदुओं की सुनी जाएगी, मुस्लिमों की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसी को कहते हैं पंथ निरपेक्ष, यानी कि हम सबका कोई धर्म नहीं है, हमारे राज्य का, हमारे देश का, हमारे भारत का कोई भी धर्म नहीं है। हम लोग एक सेकुलर देश हैं। ठीक है, यानी कि हमारा कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं, इंसान बन के रहेंगे। ठीक है, अपने देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं और बस इंसान बन के रहेंगे हम लोग। और आप लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग सेकुलर हैं, पंथ निरपेक्ष है, हमारा देश है, हमारा राज्य है। उसके बावजूद भी आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में क्या होता है कि कुछ लोगों को डर लगता है कि अरे भैया अब तो भारत रहने योग्य नहीं रहा। उनको यहाँ पे डर लगता है कि भारत तो अब रहने योग्य नहीं है भैया यहाँ पे। अब भैया क्या बताएं, कह रहे पंथ निरपेक्ष, फिर भी आपको डर लगता है तो आप चाहे दुनिया में कोई भी देश चले जाए, आप रह नहीं पाएंगे वहाँ पे।
ऐसे भारत देश को आप कह रहे हैं कि यहाँ पे डर लगता है आपको? अरे धिक्कार है आप लोगों पे, ऐसे लोगों पे धिक्कार है। और सरकार को तुरंत कठोर कानून बनाना चाहिए कि जैसे ये लोग कहें कि भैया रहने योग्य नहीं है, चल भाग यहाँ से, निकल, भैया बिस्तर बांध, जा, टिकट हमसे ले और जा, दुनिया के किसी भी कोने को चला जा, जा, ऐसे करना चाहिए, है ना? हाँ। और दोस्तों जैसे पंथ निरपेक्ष है ना, मगर हम लोग क्या आपस में क्या पंथ निरपेक्ष हैं? हमेशा आप लोग देखते होंगे कि हमारे हिंदुस्तान में हमेशा हिंदू मुस्लिम होता रहता है। हिंदू लोग हमेशा मुस्लिमों को उल्टा सीधा कहते रहते हैं, सभी लोग नहीं कहते, कुछ लोग जो कट्टर विचारधारा के होते हैं, और कुछ मुस्लिम लोग जिनकी कट्टरता सोच होती है, वो भी ऐसे मतभेद करते रहते हैं। तो हमारे देश में दोस्तों ना हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, और ये कोई नहीं बनता कि हम लोग हैं, एक इंसान बनना नहीं चाहता है। दोस्तों पंथ निरपेक्ष की बात हो गई, अब लोकतंत्रात्मक की बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या है। दोस्तों लोकतंत्र ये है कि अपने देश में पूरा लोकतंत्र है, यानी कि वोटिंग के द्वारा जो भी आप लोग जानते हैं कि अपने देश में इलेक्शन होता है, और जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, वहाँ पे राजा का लड़का राजा बनता है, ठीक है? वही मतलब कि एक वंशानुगति तरीके से अपने देश को वो चलाते हैं, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता। वहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब पॉलिटिकल पोस्टें नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ एक राजा होता है, पूरे देश को कंट्रोल करता है, ठीक है? तो वो हो गया दोस्तों क्या, लोकतंत्र। इसके बाद में दोस्तों गणराज्य की बात करें तो गणराज्य दोस्तों उसे कैसे, वंशानुगति नहीं होना, यानी कि वंशानुगति का मतलब है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लड़का, मान लीजिए लड़का तो नहीं है, अगर लड़का होता तो वो प्रधानमंत्री बिना इलेक्शन के नहीं हो सकते हैं, बिना इलेक्शन के उनको प्रधानमंत्री नहीं बना दिया जाए। जैसे कि राहुल गांधी को मान लीजिए कि वो गणराज्य है, वरना वो भी आज प्रधानमंत्री होते, मगर ये गणराज्य है, ये लोकतंत्र है, इसीलिए ऐसा संभव नहीं है बिना इलेक्शन के, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, वंशानुगति नहीं। अब दोस्तों हम लोग उद्देश्यों की बात कर लेते हैं, तो इसका प्रस्तावना का जो उद्देश्य है ये क्या है, तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों पहले न्याय की। नंबर 1 न्याय की। तो प्रस्तावना में बताया गया है 3 प्रकार के जो न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय के बारे में बताया गया है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों स्वतंत्रता की बात कही गई है। स्वतंत्रता आप लोग जानते ही हैं, बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों समानता की बात कही गई कि समानता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, कितने भी धर्म हैं हमारे देश में, कितने भी धर्म हैं, कितनी भी जातियां हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारे देश में क्या है दोस्तों, समानता है। हम लोग समान हैं, हम लोग अपने देश हम लोग भारतीय हैं। सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने जाति धर्म को भुला के कहते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय हैं। इसी को दोस्तों कहा गया है समानता की बातें कही गई है कि हम लोग समान हैं, जाति धर्मों के में बटे हुए होने के बावजूद भी हम लोग समान हैं आपस में। दोस्तों व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है। व्यक्ति की गरिमा क्या है, व्यक्ति का रिस्पेक्ट, वही व्यक्ति की गरिमा होती है कि प्रत्येक व्यक्तियों का अपनी अपनी एक गरिमा है, उनकी रिस्पेक्ट है, समझ गए आप लोग? उसके बाद में दोस्तों एकता व अखंडता की बात कही गई है। एकता दोस्तों क्या हुआ, फिर वही बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर भी हम लोग एक हैं, हम लोगों में एकता है, अखंडता है हम लोगों में, समझ गए आप लोग? इसके बाद में दोस्तों बंधुता की बात कही गई है। बंधुता को दोस्तों भाईचारा कहा जाता है। फिर वही बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर भी हम लोग आपस में क्या है, भाईचारा का भाव रखते हैं दोस्तों, हम लोग आपस में भाईचारा का भाव रखते हैं, ठीक है? भाईचारा को बढ़ावा देते हैं, ठीक है? जो होगा दोस्तों बंधुता। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने संविधान के स्रोत के बारे में जाना, इनके स्वरूप को जाना, और प्रस्तावना के उद्देश्यों को आप लोगों ने जाना। दोस्तों इसको जानने के बाद ना आपको ऐसा लगा होगा कि लगभग संविधान को हम समझने लगे हैं कि संविधान में क्या क्या हो सकता है, ठीक है? तो सेम इसी में बताया गया कि संविधान में क्या क्या हो सकता है, ठीक है?
जी हाँ दोस्तों, अब आइए बात करते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट्स हैं उनको बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए 26 नवंबर 1947 को ये जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान में अंगीकृत किया गया था। यानी कि इसको कब लागू किया गया, ठीक है। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रस्तावना है ये कब लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और एक बात ये है कि ये शुरू से ये संविधान का भाग नहीं था, इसे संविधान का भाग मानने से लोग इनकार कर रहे थे। लोग तो नहीं, मतलब जो हमारी कोर्ट हैं ये संविधान का भाग इसे नहीं मान रही थी, ठीक है दोस्तों। आइए फिर बाद में इसे संविधान का भाग मान लिया गया। देखिए दोस्तों, अब हम लोग प्रस्तावना के विचार, प्रस्तावना की कुछ और बातें हैं जिनको समझेंगे। दोस्तों देखिए, आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रस्तावना के विचार हैं या प्रस्तावना किस देश के संविधान से दोस्तों लिया गया, तो आप लोग क्या बताएंगे, यूएस से बताएंगे दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बताएंगे दोस्तों, ठीक है। प्रस्तावना के विचार या प्रस्तावना यूएसए के संविधान से दोस्तों लिया गया है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एएन पालकीवाला एक बहुत ही प्रसिद्ध एडवोकेट थे, वकील थे दोस्तों, एएन पालकीवाला, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को लाखों चने चबवाए, ठीक है। मतलब ये बहुत ही धुआंधार तरीके के वकील थे, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्या कहा, प्रस्तावना को कहा, एएन पालकीवाला ने प्रस्तावना को दोस्तों परिचय पत्र कहा कि ये हमारा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है। अब आप जान गए ना कि प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है जो इनका परिचय देता है संविधान का, ठीक है। संविधान का परिचय कौन देता है, तो प्रस्तावना देता है दोस्तों। और ये बातें किसने कही थी, तो एएन पालकीवाला एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने कहा था इस बात को। अब देखिए दोस्तों, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है दोस्तों। की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है प्रस्तावना को। अब संविधान की दोस्तों आत्मा भी इसे कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी इसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी आर्टिकल 32 को, जो कि फंडामेंटल राइट का एक हिस्सा है जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है, तो उसको भी आत्मा कहा गया है। मगर जो भी है, चलिए हम आपको समझाते हैं और भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाने की आप लोगों को दोस्तों कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, उसमें किसी का भी नाम ना हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग दोस्तों क्या लगाएंगे, प्रस्तावना को। प्रस्तावना पर हम लोग टिक कर देंगे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डीआर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अम्बेडकर, दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आप लोग किस पे टिक करेंगे दोस्तों, आर्टिकल 32 पर। आर्टिकल 32 जो कि दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। समझ गए ना दोस्तों, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, ये संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। समझ गए दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे कि अमेंडमेंट 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में वो कौन सी 3 बातें थी जिसे प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो वो दोस्तों है नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, और समाजवादी मैंने फिर से लिख दिया है, ये गलत है। यहाँ पे है दोस्तों एकता व अखंडता, तो हम लोग अखंडता को लिख देते हैं। अखंडता दोस्तों एकता व अखंडता है जिसको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। कब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो ईयर दोस्तों
1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ केसेस हैं जिन्होंने बताया था कि ये संविधान का पार्ट है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक बेरूबाड़ी संघवाद केस 1960 में ये कोर्ट ने इस जजमेंट पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें दोस्तों बताया गया था, एक मिनट दोस्तों, जिसमें दोस्तों बताया गया था, ये बेरूबाड़ी केस की बात कर रहे हैं, इसमें बताया गया था कि दोस्तों नो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, इसमें बताया था, बेरूबाड़ी संघवाद 1966 के केस में बताया, जजमेंट ने बताया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है। अगर, और इसमें बताया था कि जब प्रस्तावना हमारे संविधान का दोस्तों भाग नहीं है तो आप इसमें दोस्तों कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ था। और ये दोस्तों 7 जजेस की, हमारे दोस्तों जो 7 जजेस की बेंच ने इस फैसले को दिया था, बेरूबाड़ी संघवाद केस 1960 में, जिन्होंने बताया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों केशवानंद भारती केस आया है। केशवानंद भारती केरल वार, जो कि 1973 में आया था ये दोस्तों जजमेंट इनका दोस्तों। और अगर इस जजमेंट की बात करें तो अभी तक, जब से देश आज़ाद हुआ है दोस्तों, अभी तक ये सबसे बड़ा जजमेंट है, जिसको दोस्तों 13 जजेस की बेंच ने इस जजमेंट को दिया था। ये सबसे बड़ा जजमेंट है, इसको माना गया केशवानंद भारती केस का। 13 जजेस की बेंच ने इस फैसले को दिया था, और उन्होंने दोस्तों माना कि संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, माना कि आप ये भाग है और उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। मगर उसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त रखी थी कि देखिए भैया, आप संशोधन तो कर सकते हैं, मगर आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है दोस्तों, प्रस्तावना को दोस्तों एक प्रकार से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही माना गया है। तो इसलिए कहा गया कि भैया देखिए, आप संशोधन करिए। ये पार्ट है केशवानंद भारती केस, केरलवाद केस में प्रस्तावना को संविधान का एक भाग बना लिया गया, मान लिया कि ये भाग है, और जब भाग है तो आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, मगर याद रहे कि आपको संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं करना है। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों क्या है, तो उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग दोस्तों समझ गए कि केशवानंद भारती केस में अब माना गया कि हाँ ये संविधान का भाग है, बेरूबाड़ी केस में माना गया कि ये संविधान का भाग नहीं है। और इसमें लगभग हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी दोस्तों, उसको पढ़ लिया, समझने की कोशिश हम लोगों ने कर लिया और समझा भी। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और इसके बाद में दोस्तों हम जो प्रस्तावना, इसके महत्व के बारे में बात करेंगे, इसके निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे, इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात करेंगे, और केशवानंद जी ये कौन थे, क्यों अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, इस सब की बातें हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सब कुछ।